करूंगा। क्या कर रहे हो ये बताओ। नहीं, जो पैरेलली वो चल रहा है उसको चलने दो, ठीक है, लेकिन तुम्हें टाइम निकाल करके जो प्रेजेंट चल रहा है उसको करना ही है, अदरवाइज तुम पास्ट या फ्यूचर के चक्कर में प्रेजेंट खराब कर लोगे। मैं होमवर्क स्ट्रिक्टली बोला था ना कि इसको करना है, नहीं करोगे तो फिर दोबारा जब करोगे तो फिर तुम्हें दोबारा मेहनत करना पड़ेगा उसको। लेकिन अगर अभी कर लोगे तो जब दोबारा करोगे तो उस वक्त ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर तुम्हारा आर्यन क्या सेम नहीं करा पहले वाले चैप्टर, तो पहले वाला जो चल रहा है उसको तो चलाओ ना भाई, आधा घंटा कम सो, लेकिन जो होमवर्क मिल रहा है सबसे पहले होमवर्क खत्म करो। देखो जब भी तुम्हारा अपना प्लान बनता है ना, जो भी प्लान बनता है पढ़ाई में, उसका 20% टाइम जो करंट चैप्टर चल रहा है, व्हाटएवर तुम्हारा सब्जेक्ट हो, चाहे फिजिक्स हो, मैथ हो, केमिस्ट्री हो, 20% 20 से 30% टाइम आप करंट के लिए रखो कि जो चल रहा है वो उसका क्वेश्चन करना है। ठीक है, टाइम मैनेजमेंट में ये सबसे पहले आना चाहिए कि करंट का जो चैप्टर चल रहा है उसके क्वेश्चन हमें 20 से 30% अपने टाइम में देना है। बाकी आप 60 से 70% जो है, या 70 से 80% आप रिवीजन करो, पीछे वाले चैप्टर को कंप्लीट करो। मिनिमम टाइम आपको 20 से 30 करोगे, ये 20 से 30 ना आपका जो उधर वो 70 है उसको घटा के 50 कर देगा। फिर उतना एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं होगी आप प्रेजेंट में अगर अच्छे से कर लोगे। नहीं तो क्या है, पीछे का जो वो करते रहोगे उसमें बहुत ज्यादा टाइम लगने वाला है। तुमने आयान करा, तुमने क्वेश्चन जो क्वेश्चन करा था वो तो करना चाहिए जो हमने करा था। जो होमवर्क दिया था उसके ऊपर एक या दो क्वेश्चन दिए थे मैंने तुम्हें करने के लिए एग्जैक्टली। हाँ लिखा, वो करा था। फिर करा ही नहीं, समझ में तो आ जाता। अगर तुमने वो जो क्लास में करा ना उसके ऊपर जाके अगर करता तो हो जाता तुमसे वो, क्योंकि एग्जैक्ट सेम उसी लेवल उसी पर था। और पापा डंडा दिखा के गए मुझे, ठीक है, और बोला उन्होंने कि जब मारिएगा ना सर तो वीडियो बना लीजिएगा। तुम्हारा राघवेंद्र क्यों यार, कोई असर ही नहीं पड़ रहा तुम लोगों के ऊपर। होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क करने रहो। फिजिक्स तो हो गया, फिर फिजिक्स तो आएगा ही नहीं काबू में, तो सही हो जाएगा। तुमने क्यों नहीं किया? हाँ, तो क्या याद रहता है तुम्हारे पास? तो और स्कूल जाने का भी काम नहीं है भाई, स्कूल जाने का भी काम नहीं है, कम से कम होमवर्क तो करोगे। पापा से बात करता हूँ तुम्हारा आकांक्षा। मार्च से चलेगा काम? हाँ, और उसके भी तो दिए थे एक्सरसाइज के भी क्वेश्चन, कुछ ग्रेविटेशन का था, इसका नहीं था कुछ। एक क्वेश्चन बोला था 16 और 18, कौन सा एक पर्टिकुलर। चलो हेडिंग डालो, लास्ट के 2 टॉपिक बचे हैं, फटाफट इसको फिनिश करते हैं। So angular momentum in case of a rotation about a fixed axis. अभी तक हम लोगों ने क्या करा था? रोटेशन अबाउट अ पॉइंट, रोटेशन अबाउट ए पॉइंट हमने करा था जो कि किसी एक एक्सिस ऑफ रोटेशन पे था, ठीक है। और वहां पे हमने पढ़ा था L वाज इक्वल टू कितना, R क्रॉस P, याद है? एंगुलर मोमेंटम हमने ऑलरेडी निकाला था, इसको या फिर कहते हैं हम लोग RP साइन थीटा, या फिर और क्या कहते हैं, R परपेंडिकुलर इंटू क्या, P, परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड मोमेंटम, ठीक है। ये हमारा क्या आ जाता है, एंगुलर मोमेंटम आ जाता है, ठीक है। तो ये किसी पॉइंट के अबाउट जो किसी एक एक्सिस पर है, तब वहां पे एंगुलर मोमेंटम निकालते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस एंड जिस पॉइंट पर आपका P मतलब मोमेंटम और वेलोसिटी है वहां से हम लोग निकालते हैं। सिमिलरली हमने निकाला था टॉर्क के लिए भी, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस P के जगह पर क्या आ जाता है, फोर्स आ जाता है ना, ये हमने करा था। ओके, अभी हमें अबाउट ए फिक्स्ड एक्सिस करना है, जिसके लिए 2 थ्योरम है,
ठीक है, दो रूल है जिसको फॉलो करते हैं। ओके, क्या है? तो एक को कहते हैं परपेंडिकुलर थ्योरम बोलते हैं। कौन सा होता है? परपेंडिकुलर, ठीक है। और दूसरा वाला होता है आपका पैरेलल। दो थ्योरम होता है, एक परपेंडिकुलर और एक, ठीक है, और एक होता है पैरेलल वाला। सबसे पहले परपेंडिकुलर वाला देखते हैं। परपेंडिकुलर वाला किसके लिए होता है? परपेंडिकुलर वाला होता है फ्लैट ऑब्जेक्ट के लिए, जो 2D ऑब्जेक्ट होता है, जैसे डिस्क हो गया, रिंग भी एक तरह का क्या है आपका, एक फ्लैट इस पर आता है। तो डिस्क उस तरह के जो होंगे ना, फ्लैट सरफेस जो होंगे, जैसे मान लीजिए फिलहाल मैं ऐसे ले रहा हूं, एक फ्लैट सरफेस है, ठीक है। तो इसके लिए होता है परपेंडिकुलर थ्योरम। क्या होता है ये परपेंडिकुलर थ्योरम? तो देखिए, पूरा जो मेन ऑब्जेक्ट है इसका एक सेंटर ऑफ मास होगा, ठीक है। जैसे डिस्क लेते हैं तो उसका सेंटर ऑफ मास कहां पे होता है? सेंटर पे होता है। और नॉर्मल अगर हम लोग सिमेट्रिकल मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, जैसे एक डिस्क होता है, इसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात करते हैं, तो डिस्क का रेडियस r होता है, ये मास होता है, तो इसका कितना होता है? mr स्क्वायर बाई 2। रिंग का होता है mr स्क्वायर, राइट। ये सारी चीजें ये इस तरह की। तो इसका भी अपना क्या होगा? इसका भी अपना ही क्या होगा? सेंटर ऑफ मास होगा। ओके, अगर ये एक्सिस बात करें ऐसे, ये ऐसा ये दिख रहा है और वो मां की पीछे वाली लाइन पीछे चली गई, इतना सा ऐसे ही ये हो गया, ठीक है। इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, या फिर जनरली क्या होता है, ये जो सेंटर होकर के जा रहा है, सेंटर ऑफ मास होकर के जा रहा है, इसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता रहता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि डायमेट्रिकल बताओ कैसे होएगा, जैसे ये फोन है, ठीक है, ये भी एक तरह से फ्लैट ऑब्जेक्ट मान सकते हैं, इसका सेंटर ऑफ मास सेंटर पे है, ये एक क्या हो गया? रेक्टेंगुलर शेप हो गया, इसका एक्सिस ऑफ सिमेट्री बीच से जगह जाएगा, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो गया। हम बात कर रहे हैं ये वाला और ये वाले की, ठीक है, किसकी? ये वाले की और ये वाले की। तो इसमें भी अगर आपने इसको जेड एक्सिस मान लिया, ठीक है, तो इसमें दो एक्सिस ऐसे बन जाएंगे, ये एक्स एक्सिस हो जाएगा और ये हो गया एक वाई एक्सिस, 3D में है, ठीक है, समझ में आ रहा है ना? ये एक्स एक्सिस हो गया, ये वाई एक्सिस हो गया, और ये क्या है? जेड एक्सिस। एक्स और वाई जो है ऑन सरफेस है, दिस इज एक्स, दिस इज वाई, एंड जेड क्या हो गया? ये हो गया। क्लियर है? डायग्राम समझ में आ रहा है? आई जेड, आई एक्स और आई वाई। एक्स और वाई सरफेस के ऊपर है, जो कि एक दूसरे के क्या होंगे? परपेंडिकुलर होंगे, और आई जेड क्या है उसका? सॉरी, ये दोनों पैरेलल होगा सरफेस के ऊपर, और आई जेड जो होगा क्या होगा? परपेंडिकुलर। तो अगर आपको मे भी पता हो, आई जेड पता हो, मे भी आई एक्स पता हो, आई वाई पता हो, तो परपेंडिकुलर थ्योरम क्या कहता है कि मोमेंट अबाउट दिस जेड एक्सिस, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस जेड एक्सिस, आई जेड विल बी इक्वल टू क्या होता है? सॉरी, एल जेड। मोमेंट ऑफ इनर्शिया नहीं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो बात कर रहे हैं हम लोग मोमेंटम की बात कर रहे हैं। एल जेड विल बी इक्वल टू क्या होता है? एल एक्स और एल वाई होता है। क्या होता है? एल एक्स और एल वाई होता है। ओके, ये होता है इसका एंगुलर मोमेंटम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया भी आई जेड जो होगा वो आई एक्स प्लस आई वाई के बराबर होगा, ठीक है, इसी से निकलता है। पहले नोट कीजिए, फिर इसको हम प्रूफ करेंगे। तो कैसे होता है जरा सा देखें इसमें। ये पूरा जो बॉडी है, ये हम मान सकते हैं कि छोटे छोटे बहुत सारे पार्टिकल्स का बने हुए हैं,
ठीक है, मान लीजिए कि यहाँ पे एक हमने ऑब्जेक्ट लिया m, ठीक है, छोटा सा एक ऑब्जेक्ट ले लिया m, चलो dm ले लेते हैं। ये हमने dm ले लिया, इसका कोऑर्डिनेट है x और y। तो आप बता सकते हैं व्हाट इज x y। x होता है किससे दूरी होता है, y से x दूरी होता है, और ये x एक्सिस से कौन सी दूरी होती है, y होता है। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर i x निकालें, हमें ये करना है, सो आई एक्स कितना हो जाएगा, आई एक्स मतलब मोमेंट अबाउट किसकी बात कर रहे हैं, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एक्स एक्सिस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr स्क्वायर, हमारा पार्टिकल है dm, और r कितना दूरी है इसका, y है, ये हो जाएगा dm इंटू कितना, y स्क्वायर। ठीक है, उसी तरह से सिमिलरली आई वाई कितना हो जाएगा, आई वाई हो जाएगा dm इंटू क्या, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। ये वाई एक्सिस है और इससे कितनी दूरी होती है, ये एक्स की होती है। कोऑर्डिनेट पता है ना, जो एक्स पे जितना कोऑर्डिनेट 1 2 3 4 5 कहां से नापते हैं हम लोग, वाई एक्सिस से नापते हैं, और वाई पे जो नापते हैं कहां से नापते हैं, एक्स से नापते हैं। इसीलिए वाई के अबाउट निकालेंगे तो ये कितना हो जाएगा, एम एक्स स्क्वायर, और एक्स के अबाउट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, एम वाई स्क्वायर। अब यहीं पर हम डायरेक्ट जेड की बात करें, आई जेड निकालेंगे, आई जेड निकालेंगे तो ये वाली डिस्टेंस हो जाएगी, आई जेड सेंटर से कितनी दूरी होगी ये बता सकते हो। अगर ऊपर से सही से देखोगे, ऐसे ऐसे हम कर दें, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, दिस इज z, राइट। और ये पार्टिकल हमने यहां लिया तो z से जो दूरी होगी ये वाली दूरी होगी। ये यहां से यहां तक कितना होता है y, और यहां से यहां तक क्या होता है x। तो ये वाली जो z है बेसिकली ये कितना के बराबर होगा, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर के बराबर होगा। सो ये बेसिकली हम लोग लिख सकते हैं dm इंटू कितना, जेड स्क्वायर, यहां से यहां तक इसकी जेड की दूरी, और इसको हम लोग लिख सकते हैं dm इंटू कितना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो इसको अगर अलग अलग तोड़ दोगे, dm एक्स स्क्वायर लोगे और dm वाई स्क्वायर लोगे तो ये कितना हो जाएगा, dm एक्स स्क्वायर कितना के बराबर, dm एक्स स्क्वायर आई वाई के बराबर, वो आई एक्स के बराबर, ये हो जाएगा आई वाई प्लस आई एक्स, हो गया आई जेड। आई जेड इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आई वाई प्लस आई एक्स, हो गया आपका प्रूफ। और ये जो आई वाला है, ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई कर दोगे, आई जेड ओमेगा, आई एक्स ओमेगा, आई वाई ओमेगा, तो क्या बन जाता है आपका, एल का फॉर्मूला क्या था, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा ओमेगा से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका क्या आ जाएगा, एल जेड आ जाएगा। ठीक है, एक और है आपका पैरेलल वाला, करा देता हूं, नोट कर लिया था ना, पैरेलल वाला में क्या होता है, पैरेलल वाले थ्योरम में। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन बता देता हूं मैं। जैसे आप डिस्क लेते हो ना, एक डिस्क, और ये हो गया इसका परपेंडिकुलर वाला, ये बाहर निकल गया। अगर क्वेश्चन, ये तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता होता है, इसके सेंटर से जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया जाता है उसका होता है एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है। ठीक है, वो बुक में भी दिया हुआ है। अब ये कहे कि डायमेट्रिकली बताओ भाई कितना होता है, डायमेट्रिकली बताओ कितना होता है। तो अगर डायमेट्रिकली कर दें, हम डिस्क लेंगे तो डिस्क में ये एक्स हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, वाई। एक्स और वाई दोनों सेम रहेगा कि नहीं रहेगा, परपेंडिकुलर अलग बात है, आई एक्स और आई वाई सेम है, क्योंकि ये कैसा है, सर्कुलर है। तो जैसा एक्स एक्सिस रहेगा वैसा ही वाई एक्सिस रहेगा।
तो आई एक्स और आई वाई दोनों उस केस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। अभी हमें ये आई जेड पता है, ये हम ले लेते हैं, सॉरी ये एक्स एक्सिस ले लेते हैं और ये वाई ले लेते हैं, ये आपका जेड हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या कहता है, आई जेड इज इक्वल टू आई एक्स प्लस आई वाई। आई एक्स और आई वाई दोनों क्या है, बराबर है, तो इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 2 ये है आई जेड, सो आई एक्स कितना हो जाएगा, आई जेड अपॉन 2, और आई जेड कितना था, एम आर स्क्वायर बाई 2 था, और डिवाइड करेंगे 2 से तो कितना हो जाएगा, एम आर स्क्वायर बाई 4। सो अगर इस एक्सिस के अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकालना है तो वो हो जाएगा एम आर स्क्वायर बाई 4। और जो सेंटर है आपको एक ही याद रखना है, वो सेंटर वाला कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, और ये होता है एम आर स्क्वायर बाई 4 हो जाता है। तो इसी थ्योरम से निकाल करके बताते हैं। ओके, एक और पैरेलल वाला मैं करा देता हूं। पैरेलल वाला कैसे होता है, ये तो हो गया परपेंडिकुलर वाला, एक्स और वाई जेड के दोनों परपेंडिकुलर है, और ये एक्स वाई के परपेंडिकुलर, वाई जेड के परपेंडिकुलर, इसीलिए इसको परपेंडिकुलर बोला जाता है। एक होता है पैरेलल, पैरेलल वाला कराते हैं। पैरेलल वाले में क्या हो जाएगा, जैसे एक ये बॉडी ले लिया और इसका अपना एक सेंटर ऑफ मास है, ठीक है, जो हमें पता रहता है जनरली, और ये इसका सिमेट्रिक वाला है। अब ये कह दे एक और एक्सिस बताइए यहां पे जा रहा है, ठीक है, साइड से इसके गुजर रहा है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताइए कितना होगा। आपको ये पता है, इसको बोलेंगे आई कॉम, मतलब मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, जो उसका सिमेट्रिक वाला होता है। जैसे हमने सिलेंडर का देखा, उसका बीच होता है, स्फेयर का उसका क्या होता है, बीच वाली लाइन होती है, जो आपके टेबल में भी दिया हुआ है वो चीज। लेकिन क्या है, इसके अबाउट बताइए, और ये सेंटर से जो है कुछ भी ले लो, आर ए ले लेते हैं, ए दूरी पे है, तो व्हाट विल बी द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, लेट्स से ये आई जेड है। तो जो फॉर्मूला है ये पैरेलल वाला कहता है आई जेड इज इक्वल टू, ये वाला तो है ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, प्लस इस पूरे का मास अगर m है तो m इंटू ए स्क्वायर होगा। कितना होगा, m इंटू ए स्क्वायर। अब उससे क्या होगा, मान लीजिए, अब एप्लीकेशन में मैं डायरेक्ट बता देता हूं, अगर आपने यही स्फेयर ये ले लिया, डिस्क, क्या ले लिया हमने, डिस्क, इसके सेंटर ऑफ मास से हमें पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना होता है इसका, एम आर स्क्वायर बाई 2। अब इसमें क्या कर दिया, यहां पे एक एक्सिस बना दिया है, साइड में बना दिया है, और अब ऐसे ऐसे उसको घुमा रहे हैं, तो ऐसे ऐसे घूम सकता है ना बाहर, ठीक है, एंड पे आपने उसको सेट कर दिया, यहां पे होल करके इसको डाल दोगे तो ऐसे ऐसे करके घूमेगा ना, ये डिस्क ऐसे ऐसे करके घूमेगा पूरा का पूरा। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बताया ना, तो कैसे निकालेंगे, तो इसके बीच का डिस्टेंस कितना है, ये भी कैपिटल आ रहा है, तो ये जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जेड होगा वो कितना होगा, बीच में तो हमें पता है आई कॉम कितना होता है, एम आर स्क्वायर बाई 2, प्लस इसका टोटल मास कितना है, कैपिटल एम, और ये डिस्टेंस कितना है, आर स्क्वायर, तो हो जाएगा कितना 3/2 एम आर स्क्वायर। तो ये पैरेलल वाला है, किसके, इसके पैरेलल था, इसीलिए इसको थ्योरम क्या बोलते हैं, पैरेलल। वो जो हमने निकाला था परपेंडिकुलर निकाला था, ठीक है, वो ऐसे था, ये कैसे है, ऐसे है। इसको मैं अगर फोन के हिसाब से बताऊं तो मान लो कि ये सेंटर ऑफ मास वाला था, अब हमने दूसरा एक्सिस यहाँ इस एंड में बना दिया, यहां बनाए, यहां बनाए, यहां बनाए, जहां पर भी बनाए, हमें जो वो डिस्टेंस देखना है कि सेंटर ऑफ मास और इस लाइन के बीच में कितना दूरी है। जैसे मान लो इसमें अगर होल करके यहां डाल दिया तो हम ऐसे इसको रख करके ऐसे ऐसे भी तो घुमा सकते हैं ना, तो ऐसे है। अब इसको प्रूफ कर लेते हैं, प्रूफ करते हैं। इसमें क्या है, इसमें भी छोटा सा मास कुछ ले लेते हैं, ये डीएम ले लेते हैं, यहाँ पे ये छोटा सा मास डीएम ले लिया, जो कि इस वाले से आर दूरी पे है, कितने दूरी पे है, आर दूरी पे। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर हम लोग निकालते हैं, ठीक है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो आई कॉम कितना होता है, अब आई कॉम भूल जाए, आई कॉम कैसे निकालते हैं, हर एक मास का सेंटर से दूरी, ओके, तो वो कितना हो जाएगा, डीएम इंटू आर स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आई कॉम का वैल्यू। डी आई कॉम निकाल देते हैं पहले, छोटा सा, छोटे से मास के लिए डी आई कॉम निकाल देते हैं। और आई जेड अगर निकालने की बात करें हम लोग, आई जेड निकालने की, डी आई जेड निकालने की बात करें तो ये जो है इससे कितने दूरी पे हो जाएगा, आर दूरी ये है और प्लस क्या हो जाएगा, ए दूरी ये है और आर दूरी वो है, तो डीएम इंटू कितना हो जाएगा, आर प्लस ए का होल स्क्वायर। और इसको तोड़ देते हैं पहले, डीएम
आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ ए इंटू आर, और इसको ओपन करते हैं डीएम इंटू आर स्क्वायर डीएम इंटू ए स्क्वायर डीएम इंटू ट्वाइस ऑफ ए ऑफ आर, ये हो जाएगा डी आई जेड। अब इसको इंटीग्रेट करेंगे तो इधर क्या आ जाएगा, इधर भी इंटीग्रेट करेंगे इधर भी इंटीग्रेट कर देंगे, यहां से डी आई जेड क्या हो जाएगा, आई जेड हो जाएगा। इसमें डीएम आर स्क्वायर तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, छोटे छोटे पार्टिकल का आर से मतलब इसका टोटल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल रहे हैं, तो ये हो जाएगा आपका आई कॉम हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर तो कॉमन है, इंटीग्रेशन क्या बचेगा डीएम, अब इसमें कौन कौन सा कॉमन है, 2a निकल जाएगा और अंदर बचेगा डीएम इंटू आर। ओके, इसको मैं थोड़ा सा यहां पे करके दिखाता हूं, इधर तो आई जेड हो गया, डीएम इंटू आर स्क्वायर ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट जो सेंटर ऑफ मास है, वैसे ही हम ऐसे ही निकालते थे ना, पूरा सेंटर ऑफ मास जब निकालते थे पहले छोटा सा मास लिया फिर उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला डीएम इंटू आर स्क्वायर, फिर डीएम आर स्क्वायर को क्या कर दिया हमने, इंटीग्रेट कर दिया ऑल ओवर द बॉडी। तो डीएम आर स्क्वायर को ऑल ओवर दी बॉडी इंटीग्रेट करेंगे तो बेसिकली क्या निकल जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास जो सेंट्रल वाला है, प्लस ये डीएम को पूरा इंटीग्रेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, पूरा एम हो जाएगा, तो उसको लिख सकते हैं एम इंटू ए स्क्वायर, प्लस बचा डीएम और आर जीरो। कैसे जीरो होगा वो भी बता देता हूं मैं, ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं किसको, डीएम इंटू आर को, ठीक है। तो डीएम इंटू आर ये बेसिकली क्या होता था, मास इंटू आर आप मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो मान लो आर का फॉर्मूला क्या होता था, आर ऑफ सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला m1 r1 m2 r2 पढ़ा है, डैश डैश कहां तक जाएगा mn rn, और नीचे क्या हो जाता था m1 प्लस m2 डैश डैश डैश, सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। और ये m1 r1 ये तो जब कब होता था, जब हमारे पास डिस्क्रीट पार्टिकल होता था, कॉन्टिन्यूअस होता था तो बेसिकली क्या होता था, इंटीग्रेशन ऑफ आर डीएम कहिए या डीएम आर कहिए, और नीचे होता है टोटल इंटीग्रेशन ऑफ डीएम, ठीक है। ये आर सेंटर ऑफ मास, और आर सेंटर ऑफ मास को ही हमने क्या माना है यहाँ पे, ये हमारा क्या होता है, ऑरिजिन रहता है, तो ये वैल्यू हमारा बेसिकली क्या होगा, जीरो, तो ये भी क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा, आर डीएम कितना हो जाता है, जीरो। इसीलिए फाइनली हमारे पास आई जेड जो आया वो आई कॉम प्लस एम ए स्क्वायर आया, ठीक है। इसको नोट कर लो, अब फिर आगे चलते हैं, एक और टॉपिक बचा है, एप्लीकेशंस फॉर न्यूमेरिकल्स में आते हैं ज्यादातर इसके। तो ये 3D ऑब्जेक्ट के लिए भी कर सकते हो, 2D के लिए भी कर सकते हो, ये सबके लिए चलेगा। कहां पे बताओ, डीएम ए स्क्वायर प्लस प्लस है वो, ऑफ कोर्स ऊपर वाला प्लस आ गया ना, डीएम सबसे मल्टीप्लाई हो गया अलग अलग करके, तो डीएम इंटू आर जीरो हो जाता है, तो 2a इंटू जीरो वो जीरो हो जाता है, सिर्फ इतना बचता है। तो इसको पैरेलल एक्सिस थ्योरम बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एल के टर्म में फिर क्या हो जाएगा, ये
ये तो अभी हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला, अब एंगुलर मोमेंटम में करेंगे तो एल जेड हो जाएगा, आई कॉम एल कॉम हो जाएगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट सेंटर ऑफ मास, ठीक है। और यहाँ पर आई ओमेगा के टर्म में हम लोग इसको लिख सकते हैं। तो एम ए स्क्वायर ओमेगा या ओमेगा ए स्क्वायर करके मास को बाहर निकाल देते हैं, या ओमेगा क्रॉस आर, आर इसका आर ए के टर्म में रहेगा, जो भी डिस्टेंस होता है वो इंटू ए एम कर देते हैं। तो इस तरह से निकलता है। अच्छा, इसका एक एप्लीकेशन देख लेते हैं, चलो नोट कर लो। एक स्फेयर है, स्फेयर का हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है अलोंग वन ऑफ इट्स साइड। स्फेयर कैसा होता है स्फेयर, मान लो ये स्फेयर है, पहले चलो नोट कर लो फिर तब करते हैं। सारा टाइम तो इसी में तुम निकाल देते हो, तो पढ़ाई कब करते होगे, बस यहाँ आते हो तो चलता है, यहीं आकर के तो नहीं चलाना चाहिए था। हाँ क्या बोल रहे हो, इसी का एप्लीकेशन पैरेलल एक्सिस थ्योरम, हाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम। इससे पहले वाला कौन सा था, परपेंडिकुलर वाला था। अब देखो इसमें जैसे ये एक स्फेयर अगर मान लेते हैं तो इसके सेंटर से हमने बताया था 2/5 एम स्क्वायर होता है, उसका सेंटर से 2/5 एम स्क्वायर होता है। अगर इसके वन ऑफ इट साइड से निकालना है, ऐसे है एक्सिस यहाँ, अब इसको रोटेट कर रहे हैं हम ऐसे करके, हो सकता है ना इसको अगर किसी चीज से बांध दें ऐसे करके, तो ऐसे ऐसे करके करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, ऐसे ऐसे रोटेट करेगा। अब इसमें ये पूरा बॉडी ऐसे करके रोटेट करेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अगर निकालना है तो कैसे निकालेंगे, तो जैसे स्फेयर का अगर हम लोग ले लें, ये एक स्फेयर है, ठीक है, इसके सेंटर से टोटल मास इसका m है और कैपिटल R है, तो I, हाँ ये है एक, इसके साइड से जा रहा है ना, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना, लेट्स से इसको Z बोल देते हैं हम लोग, कुछ भी ले सकते हैं, इसके पैरेलल है तो जरूरी नहीं कि Z ले, कुछ भी ले ले। तो फॉर्मूला क्या कहता है, I Z इज इक्वल टू मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स सेंटर ऑफ मास प्लस टोटल मास इनटू इनके बीच का जो डिस्टेंस होता है a स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, I अबाउट सेंटर ऑफ मास होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, ये कितना हो जाएगा m इंटू आर स्क्वायर। तो देखिए 5 + 2 कितना हो जाएगा 7/5 एम आर स्क्वायर हो गया। और आपके जो उसमें है ना बुक में वो जो टेबल दिया हुआ है, ये दोनों दिया हुआ है उसमें, सेंटर ऑफ मास का तो है ही और साइड का भी है, तो आप ऐसे भी निकाल के दिखा सकते हैं। और सेंटर ऑफ मास का कैसे निकालेंगे वो हमने पहले ही देखा है, ठीक है। ये सबका पूरा पहले हुआ करता था डेरिवेशन, अब नहीं है। इसमें एक सेल ले लेते हैं, सेल का निकालते पहले छोटा निकालते हैं फिर उसको डेराइव करते हैं। चलिए अब आगे चलते हैं हम लोग, हाँ नोट कर लो इसका भी, जब क्वेश्चंस उस तरह के आएंगे तो कर सकते हो। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया से क्या करना है, सबके ओमेगा सेम रहेंगे ना, जो रोटेट करेगा हर एक पार्टिकल का ओमेगा सेम, तो इसमें क्या करेंगे ओमेगा से मल्टीप्लाई करेंगे तो एल के टर्म में आ जाएगा वो। ठीक है, चलो अब आगे चलते हैं। हटा दूं क्या, क्या करना था, अगला टॉपिक ना, हाँ हो गया इसमें तो कुछ। अब कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम लिखो, लास्ट टॉपिक है, इसको खत्म करते हैं, एक न्यूमेरिकल करेंगे फिर चलेंगे ग्रेविटेशन। आज ये दोनों को खत्म करके अगले क्लासेस सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे हाफ ईयरली के हिसाब से। हाँ हाँ, आज चैप्टर खत्म कर देते हैं दोनों, जितना बच जाए आज, ठीक है। न्यूमेरिकल्स ये दोनों का पहले खत्म करेंगे, हाँ स्टार्टिंग भी करेंगे, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस लगाने की जरूरत होगी तो लगा लेंगे उन वक्त तक। अरे इसका नहीं वो तो वो पता चल रहा है। चैप्टर 1 में सिर्फ डायमेंशन पे फोकस करो, सिर्फ डायमेंशन पे फोकस करो और किसी पे फोकस करो। मैं एक और बना करके दूंगा कौन कौन इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसपे उस पे फोकस करना है,
अच्छा चलो पहले भी ये करते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम इट्स सेम लाइक कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम के जैसा। फॉर्मूला हमारे पास पता है, एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू कितना होता है, dl बाई dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो वेन एवर, ठीक है, इफ एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू क्या हो गया, 0, देन क्या हो जाएगा, एक ही फॉर्मूला है इसमें, dl बाई dt इज एक्सटर्नल टॉर्क इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और किसी का डिफरेंशिएशन 0 होता है तो इसका मतलब वो वैल्यू क्या होगा, वो वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। जो कि कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं dl बाई dt करेंगे तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट को डिफरेंशिएट करते हैं तो 0, सो l क्या हो गया, कांस्टेंट हो गया। इसी को कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। सो व्हेनेवर एक्सटर्नल टॉर्क विल बी 0 तो मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। ठीक है, ओके, L इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया। इसका मतलब अगर कोई भी इंसिडेंस होता है किसी भी फंक्शन के होते हुए और उस ड्यूरेशन में कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लगता है तो पहले का एंगुलर मोमेंटम विल बी इक्वल टू बाद का एंगुलर मोमेंटम। एंड एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला होता है L इज इक्वल टू आई ओमेगा, करा है हमने, आई ओमेगा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर कोई इंसिडेंस होता है तो एल आई और एल एफ, मतलब पहले का और बाद का, इनिशियल और फाइनल, तो ये कितना हो जाएगा, आई वन ओमेगा वन विल बी इक्वल टू कितना, आई टू ओमेगा टू, या आई आई के टर्म में, एफ एफ के टर्म में कर सकते हो। अब इससे क्या फर्क पड़ता है, देखिए किसी भी सिचुएशन में आई ओमेगा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। और अगर ड्यूरिंग दी फंक्शन कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, मे बी एक्सटर्नल फोर्स लगे लेकिन एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा, एक्सटर्नल टॉर्क 0 हो जाएगा। वहां पर अगर ओमेगा या आई चेंज हुआ तो एक दूसरे को एकोमोडेट करेगा। जैसे मान लो ओमेगा ज्यादा हो गया, ओमेगा ज्यादा हो गया तो ऑटोमेटिकली आई क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और अगर आई बढ़ा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और इस फॉर्मूला से आप उसको निकाल सकते हो। ठीक है, इसको नोट कीजिए, फिर एक दो मैं डिस्कस करूंगा, एक न्यूमेरिकल करते हैं इसके ऊपर। और इससे बहुत क्वेश्चन आते हैं। आई ओमेगा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, सो एल आई इज इक्वल टू आई एफ। बेटर है इसको अगर आई और ये कहा तो ये भी आई आई के टर्म में कर दो और इसको एफ के टर्म में कर दो, और ऐसे भी लिखोगे तो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। 1 पहले वाला, 2 बाद का केस है। ठीक है, तो देखिए इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। सबसे पहला जो आप लोगों ने ऑब्जर्व किया होगा, स्विमिंग पूल पे एक जंपिंग वाला रहता है, और बंदा जब जंप करता है ना तो कितने लोग जो प्रोफेशनल सब हैं वो ये देखते हैं कि जब वहां से जंप करा और जब वो पानी में गिरेगा इस बीच में वो कितना चक्कर घूम सकता है, क्या करता है, वो घूम सकता है इसमें, ऐसे ऐसे घूमते हुए देखा, घूमते हुए कोई एक टर्न ले पाता है, कोई 2, कोई 3 ऐसे करके, तो वो कितना टर्न ले सकता है। टर्न का मतलब कितना, रोटेशन, राइट। और रोटेशन लेते वक्त जैसे ही वो कूदता है तो अपने आप को क्या कर लेता है, वो छोटा कर लेता है। क्यों करता है, जस्ट बिकॉज सेटिस्फाई दिस सिचुएशन, इस सिचुएशन को सेटिस्फाई करने के लिए। क्यों, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, मास इनटू मास, नहीं मास इनटू क्या, मोमेंट ऑफ इनर्शिया की बात कर रहे हैं, रेडियल डिस्टेंस आर स्क्वायर, राइट, रेडियल डिस्टेंस का स्क्वायर। तो एक पूरे बॉडी की बात कर रहे हैं, जैसे मेरी बॉडी है, मेरा एक सेंटर ऑफ मास निकल गया, जनरली क्या होता है, नवल होता है इंसान का सेंटर ऑफ मास, राइट। अब मैं अपने पूरे बॉडी का सेंटर ऑफ मास जब निकालूंगा, हर एक पार्टिकल, छोटे छोटे पार्टिकल का मास इनटू नवल से जो भी डिस्टेंस होगा वो आर स्क्वायर हो जाएगा, जो भी आपका एक सेंटर ऑफ मास है उसके अबाउट हो जाएगा। ओके, चलो यहां तक तो ये। जब आप रोटेट कर रहे हो, रोटेट करते हो तो आपका एक एक्सिस हो जाता है, उस एक्सिस के अबाउट आपको सेंटर ऑफ मास निकालना पड़ता है। ठीक है, अब आप पूरे बॉडी को ऐसे फैलाए हुए हो और बॉडी को ऐसे किए हुए, बताओ सेंटर ऑफ मास तो अभी आपका वही है, रोटेशन, मोमेंट ऑफ इनर्शिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा,
मोमेंट ऑफ इनर्शिया का मतलब मास इंटू आर स्क्वायर। जैसे हाथ फैला दिया तो कुछ मास बाहर निकल गए, रेडियल डिस्टेंस क्या हो गया, बढ़ गया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, बढ़ेगा, एम इंटू आर स्क्वायर, आर बढ़ गया ना। तो हर एक पार्टिकल का हम करेंगे, तो ये पूरे बॉडी का तो हम कुछ नहीं कर सकते। हाथ फैला दिए तो इतना, चाहे जो भी हो, 1 kg 1.5 kg इधर है, 1 kg 1.5 kg इधर है, रेडियल डिस्टेंस बढ़ गया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द बॉडी क्या हो गया, बढ़ गया। अब रोटेट करते वक्त की बात करते हैं, तो अब पूरा वो क्या कर लेता है, बॉडी को छोटा कर लेता है, मतलब सारे मास क्या हो गए, नजदीक आ गए, तो रेडियल डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ मास क्या हो गया, कम हो गया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। सोचो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम होगा तो ओमेगा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, मतलब उसके घूमने की स्पीड क्या हो जाएगी, अब बढ़ जाएगी। इसी वजह से ये जो स्विमर होता है, गिरने से पहले ज्यादा से ज्यादा चक्कर लगाने वाला, जितना अपने बॉडी को छोटा कर सके वो उतना करने की कोशिश करता है, ऐसे पूरा बन जाता है, ठीक है, जिससे उसकी क्या हो जाती है, रोटेशंस बढ़ जाती है। बेली डांसर जो होता है, बैले वाला देखा है ना वो डांस, नहीं देखा होगा तो वीडियो पे जरूर देखा होगा। वो डांस करते करते ना एक टो पे फिर वो रोटेट करने लगते हैं, और जब रोटेशन की बारी आती है ना, पूरा वो अपने आप को ऐसे छोटा कर लेती है, और जब इसको स्पीड कम करना होता है तो धीरे धीरे क्या हो जाता है, हाथ फैला लेते हैं। तो हाथ फैलाने का मतलब क्या है, आर बढ़ गया, आई बढ़ गया, तो ओमेगा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, मतलब इसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है। वो स्केटिंग में सबसे ज्यादा ये वाला होता है, जब वो एक पैर पे, वो तो पूरा आइस वाला रहता है ना, जब पूरा एक स्पीड हो जाता है तो बहुत तेज वो रोटेट करती है। एक मूवी आई थी बादल, इसकी बहुत पुरानी मूवी, हालांकि उसमें दिखाया है ये वाला डांस, मतलब रोटेट करते करते इतना फास्ट वो रोटेट करने लगती है, उसमें कंपटीशन रहता है, उसमें दिखाता है कि एक टो के ऊपर पूरा वो रोटेट करता है, तो जब वो लास्ट में होता है रोकने के लिए ना, फिर धीरे धीरे हाथ को क्या होता है, पहले डांसर फैला लेती है। आपके बुक में एक फोटो भी होगा, ठीक है, मैं डालने भूल गया यहाँ पे। तो ऐसे ही है, और इस बीच में देखिएगा कोई एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है तभी ये काम करेगा, कोई आकर के धक्का देकर के उसको घुमाने लग गया तो फिर ये काम नहीं करेगा। कोई भी एक्सटर्नल टॉर्क नहीं लग रहा है, सिर्फ मोमेंट ऑफ इनर्शिया को चेंज करके आप ओमेगा मतलब एंगुलर वेलोसिटी को कम और ज्यादा करते हो, ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ये आप खुद भी एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। एक वो व्हील चेयर वाला जो होता है ना, फ्री जो रोटेट करता है, बैठे हो और आराम से वो पूरा, नॉर्मल वाला चेयर तो उतना अच्छा से काम नहीं करता है क्योंकि उसमें फ्रिक्शन बहुत ज्यादा होता है, बहुत फ्री है, बहुत घूमता है, उसमें बैठ जाओ ऐसे करके, ठीक है, किसी को कहो कि एकदम घुमा दे, पहले घुमा करके फिर उसका हाथ फैला करके देखोगे धीरे धीरे स्पीड कम हो जाएगी, और स्पीड बढ़ाना है तो और हाथ को क्या कर लो, नीचे कर लो, किसी छोटे बच्चे को बिठा के कर सकते हो इसको। तो ये सब एक्सपेरिमेंट है। चलिए डन, एक न्यूमेरिकल करते हैं, इसको नोट कर लिया, एक क्वेश्चन करते हैं। हाँ देखिए क्या है क्वेश्चन, जरा सा देखें, नोट करने की जरूरत नहीं है, नहीं ये कर लो नोट में, तो ये क्वेश्चन मैंने लिखा था, फटाफट नोट कर लो और सॉल्व करते फिर इसे।
हो गया। चलो क्या क्वेश्चन कह रहा है, एक टेबल है, टेबल में बीच में क्या कर दिया, होल कर दिया है, एक रस्सी बीच में से निकाला और रस्सी के एंड पे एक बॉल को बांध दिया, एंड कितनी दूरी पे रखा है इसको, 30 मीटर की दूरी पे, और वो ऐसे ऐसे करके हॉरिजॉन्टल टेबल पे, हॉरिजॉन्टल सर्कल में ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, और क्या स्पीड दी हुई है, 2.5 आरपीएस का मतलब क्या, रिवोल्यूशन पर सेकेंड या रोटेशन पर सेकेंड, और रेडियस कितना है 30 मीटर, 30 मीटर की रेडियस पे ये 1 सेकेंड में 2.5 चक्कर लगा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया, 2.5 चक्कर लगा रहा है। फिर कह रहा है कि अब नीचे से रस्सी खींच दिया, नीचे से रस्सी खींचा और रेडियस 30 मीटर से कितना मीटर कर दिया, 10 मीटर कर दिया, तो अब नया स्पीड क्या होगा, ठीक है। तो देख रहा हूं एक छोटा सा पार्टिकल इस आर डिस्टेंस के अबाउट ये घूम रहा है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर, नॉर्मल है ना, एक पार्टिकल आर डिस्टेंस पे रहता है किसी एक्सिस के, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर होता है, तो इसका एम आर स्क्वायर, तो क्या लगेगा इसमें, वही लगेगा आपका एक्सटर्नल टॉर्क 0, तो एल विल बी कांस्टेंट। तो पहले का सिचुएशन और बाद का सिचुएशन, तो क्या क्या गिवन है पहले उसकी बात कर लेते हैं। गिवन है क्या क्या दिया हुआ है इसमें, रोटेशन दिया हुआ है ना, 2.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, इसका मतलब कितना हुआ, 1 सेकेंड में कितना हो जाएगा, 2.5 रिवोल्यूशन, 2.5 चक्कर है, ओके। हमें बेसिकली ओमेगा निकालना है, तो ओमेगा कितना होता है, ओमेगा कैसे निकालेंगे, टोटल थीटा कितना लिया उसने, उसने कितना लिया थीटा, हाँ मतलब 2 पाई प्लस 2 पाई प्लस पाई कितना, 5 पाई, ठीक है, 5 पाई थीटा, 5 पाई टाइम 1 सेकेंड, ओमेगा कितना हो जाएगा, थीटा अपॉन टी होता है, तो ये कितना हो जाएगा 5 पाई, तो 5 पाई होगा, ठीक है, कुछ सही तो किया ना हमने, 2.5 रिवोल्यूशन, ठीक है, 2.5 ना एक रिवोल्यूशन में 2 पाई बनाता है, तो हो जाएगा 2 पाई को 2.5 से करेंगे तो 5 पाई पर सेकेंड, तो ये हो जाएगा इतना रेडियन, रेडियन पर सेकेंड में इसको हमेशा कन्वर्ट करना है, ठीक है, ओमेगा आ गया। अब I1 की बात करते हैं, I1 होता है m इंटू आर स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर कर दें, ओके, तो मास अभी फिलहाल कुछ दिया हुआ नहीं है, तो R1 कितना है 30, 30 का स्क्वायर हो जाएगा। अब I2 ओमेगा 2, तो ये ओमेगा 1 है, ओमेगा 2 निकालना है और I2 दिया हुआ है, I2 कितना हो जाएगा m इंटू R2 का स्क्वायर, राइट, R2 कितना है हमारा 10 मीटर, 10 का स्क्वायर। अब एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा बिकॉज टॉर्क इज इक्वल टू 0, सो L विल बी क्या, कांस्टेंट, तो I1 ओमेगा 1 विल बी इक्वल टू I2 ओमेगा 2, अब पुट कर देंगे वैल्यू, I1 कितना है m इंटू 30 का स्क्वायर, ओमेगा 1 कितना है 5 पाई, I2 कितना हो जाएगा m इंटू 10 का स्क्वायर इंटू क्या ओमेगा 2, मास मास कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 5 पाई इंटू 900, और इधर कितना 100, सो ओमेगा 2, तो ओमेगा 2 कितना हो जाएगा, ओमेगा 2 इज 5 पाई इंटू 900 डिवाइड बाई 100, ये कट जाएगा, ये कितना हो जाएगा 45 पाई, 45 पाई पर सेकेंड, तो रिवोल्यूशन पर सेकेंड कितना हो जाएगा इसका, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई होता है, तो रिवोल्यूशन को इस 2 से डिवाइड कर देंगे 45, अच्छा ये ओम कर दिया मैंने, पाई डिवाइड बाई 2 आरपीएस, मतलब कितना 22.5 रिवोल्यूशन पर सेकेंड, बढ़ गया ना, अंदर आया, रेडियस कम हुआ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हुआ, ओमेगा क्या हो गया, बढ़ गया।
हाँ कहाँ ऊपर में देखो कितना है 5 पाई रेडियन पर सेकेंड, वो 2.5 रिवोल्यूशन है ना, एक चक्कर में 2.5 है, लेकिन एंगल कितना बनता है 2 पाई बन जाता है ना, तो एंगल में अगर उसको कन्वर्ट करोगे तो 2 पाई हो जाएगा, एक रिवोल्यूशन में 2 पाई एंगल, 2.5 रिवोल्यूशन में कितना हो जाएगा 5 पाई हो जाएगा। उसी तरह वापस से हमने क्या कर दिया, उसको ओमेगा से आरपीएस में कन्वर्ट किया, तो वापस से 2 पाई से डिवाइड कर दिया हमने। अच्छा नीचे सिर्फ मैंने 2 लिखा है, 2 पाई भी होगा, पाई पाई कट जाएगा तो हो जाएगा 22.5 है ना, ये पाई यहाँ पे आया और ये पाई पाई कट गया, इतना बचेगा रिवोल्यूशन पर सेकेंड। आयान समझ में आया? चलो सो वी आर डन विद दिस चैप्टर। इसके सब क्वेश्चंस रहेंगे।